देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि वर्तमान में मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हूं और इन 9 महीने के अपनी यात्रा के दरमियान मैंने देखा है क्राइम का जो कारण होता है, तो बहुत हद तक उसमें नैतिकता का पतन देखा गया है। अब चाहे उसके लिए मोबाइल भी एक उसका सबसे बड़ा दोषी है। आज देखते हैं कि मोबाइल ऐसी चीज हो गई है कि आप देश दुनिया की अच्छी से अच्छी चीजें और बुरी से बुरी चीजें, तो कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, वर्ड अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएगा, एक नई चीज आपके सामने खुल जाएगी। तो बच्चों को हर तरह की दुनिया दिखाने का काम ये मोबाइल कर रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चे गलत चीजों को भी अपना रहे हैं और यही वजह है कि बच्चों का नैतिक पतन होते जा रहा है। और हम लोगों की आदत है कि कहीं कोई घटना घटती है तो सीधे हम सरकार को दोष देते हैं। क्या सरकार सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है? नहीं, सरकार को इस स्थिति में दोषी हम नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग होते हैं कि उनके दिमाग में रहता है कि हमको क्राइम करना है, चोरी कर लेनी है, डाका डाल देना है, किसी का रेप कर देना है, किसी का हत्या कर देना है। सरकार नहीं कहती कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, जबकि सरकार तो बराबर काम करती रहती है कि क्राइम को हम कैसे कंट्रोल करें। तो नैतिक पतन आप देख रहे हैं इतना होते जा रहा है, मोबाइल उसका फैक्टर है। दूसरे, मैं माँ बाप को भी थोड़ा दोष देना चाहूंगी, कोई इसको कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन जहां तक मैंने महसूस किया है कि जब हमारा बच्चा घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, तो इस दरम्यान वो बराबर स्कूल में है कि नहीं, ये भी गार्जियंस इस बात को थोड़ा तहकीकात करे। स्कूल के बाद हमारा बच्चा खेलने जा रहा है तो किन किन के साथ खेलने जा रहा है, उनके दोस्त कैसे हैं, किस परिवेश में वो खेल रहे हैं, फिर घर कितने बजे आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी हमारे पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में वो किन चीजों को देख रहे हैं और मोबाइल से वो कुछ सीख रहे हैं कि कुछ गलत चीजों को वो देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा गार्जियंस को अलर्ट रहना होगा, तो जिससे ये होगा कि नैतिकता के अभाव में जो क्राइम्स हो रहे हैं उस क्राइम्स पे रोक लग जाएगा। युवती के साथ कोई दुष्कर्म या कोई मामला आता है तो एफआईआर करने जाते हैं, पुलिस एफआईआर लेने में विलंब करती है या यूं कहें उद्भेदन करने में भी काफी विलंब होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस एफआईआर नहीं करती है, पुलिस एफआईआर करती है और अपराधी को पकड़ने के लिए उनको कई प्रकार की प्रक्रिया से भी गुजरनी पड़ती है, क्योंकि हमारा कानून ही कहता है कि एक निर्दोष को बचाने के लिए अगर हमको 100 अपराधी को भी छोड़ना पड़े तो 100 अपराधी को बचाइए, लेकिन निर्दोष को फांसी पे नहीं चढ़ाइए। तो पुलिस भी हड़बड़ा के तो किसी को नहीं अरेस्ट कर लेगी। हाँ, ये है कि जो एफआईआर लिखाने जाते हैं उनका तो दबाव रहता है कि आप 24 घंटे के अंदर अपराधी को हमारे सामने ले आइए, उसको जेल भेज दीजिए, उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन पुलिस जब तक पूरी तरह अनुसंधान नहीं कर लेगी और ये कंफर्म नहीं कर लेगी कि हाँ फलाने व्यक्ति ने ही अपराध किया है, तो ऐसे तो किसी को अरेस्ट करेगी नहीं। माता पिता चाहती हैं कि हम जितना पढ़ाई किया हमसे 2 कदम आगे आए, बच्चा अपना गोल सेट करे, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चा 18 ईयर्स की हो जाती है, कोई युवती या कोई युवक वो जो है डिसीजन खुद ले लेते हैं शादी को लेकर के, जबकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि कई बार ऐसी वारदात सामने आती है जो कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता है पेरेंट्स को, समाज को। तो क्या करना चाहेंगे, कानून में, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है 18 ईयर्स को लेकर? हाँ, देखिए, पहले मजबूरी थी हमारी सरकार की भी, क्योंकि जिस प्रकार से बाल विवाह होते थे, जैसे मैंने बताया मेरा भी बाल विवाह ही हुआ था, तो बाल विवाह होते थे तो एक जागरूकता लाने के लिए सरकार ने एक एज फैक्टर बना दिया था कि लड़की के बालिग होने की उम्र 18 साल और लड़के का बालिग होने का उम्र 21 साल। लेकिन अब मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, आज हमारी बच्चियां पढ़ लिख के नाम रोशन कर रही हैं, चांद पे जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से अब इस सीमा को और बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अब ये होता है कि बच्चे, लड़कियां सोचती हैं कि हम 18 साल के हो गए तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लड़के सोचते हैं कि हम 21 साल के हो गए हैं तो डिसीजन ले सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि प्रेम विवाह वाली घटना में लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, तो लड़की के परिजन जा करके थाना में कंप्लेन करा देते हैं कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया है। लड़का पक्ष प्रताड़ित हो जाता है, बाद में पता चलता है प्रेम प्रसंग निकलता है, लड़का लड़की सामने में आकर के कहता है कि हमने शादी कर लिया, हम साथ रहे। सेम वाक्या अभी दरभंगा में हाल में ही कॉलेज में हुआ था। वर्तमान सरकार ने बहुत ही जागरूक ले आई है हमारी सरकार इस दिशा में, खासतौर से बच्चियों की शिक्षा में। तो अब उम्र सीमा बढ़ा देने का समय आ गया है। अब लड़कियों का उम्र 21 साल कर देना चाहिए और लड़कों का उम्र 25 साल कर देना चाहिए। क्या लगता है मैच्योरिटी उसमें आ जाएगी? हाँ, उसके बाद ये रहेगा कि जो आप देख रहे हैं नाबालिग लोगों के बीच में जो क्राइम बढ़ रहा है, होता क्या है, क्योंकि 18 साल समय सीमा है,
तो कई बार ऐसा होता है कि 15 साल की लड़की भी घर से भाग जाती है, 16 साल की लड़की भी घर से भाग जाती है और सोचती है कि 2 साल हम कहीं छुप करके रहेंगे, 18 साल हो जाएगा तो हम समाज के सामने आएंगे, समाज हमको स्वीकार लेगा। अब उम्र सीमा बढ़ा देनी चाहिए। काफी हद तक ये जो हो रहा है नाबालिग बच्चों के साथ, जो भाग जाते हैं बच्चे गलत रास्ते पे पड़ के, उसमें काफी हद तक सुधार हो जाएगा। संगीता ठाकुर जो एक नवी नवेली दुल्हन की तरह आई थी बिहार में, दरभंगा, मधुबनी में, कई हजार फैमिलियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो रही है। आखिरकार आपका प्रेरणा स्रोत या आपका आइडियल है कौन? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पापा हैं, स्वर्गीय सुखदेव शर्मा जी। और वो एक ही चीज हमेशा से कहते रहे थे, मेरे को याद रहती है कि कभी भी हारने से पहले हार नहीं मानना चाहिए। जब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं आए कि आप फेल हो गए, तब तक आप अपने आप को फेल्योर नहीं समझ। मेरे पापा हमेशा मानते थे करोगे तो सीखोगे, कभी हारोगे नहीं। क्या करते थे आपके पापा? मेरे पापा एनएमडीसी एम्प्लॉय थे छत्तीसगढ़ में। अशोका माइंस गोलीकांड आप गूगल पे सर्च करिएगा तो 1974 समथिंग, हाँ ऐसे ही समय में हुआ था। तो उसमें मेरे पापा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। वहां पर अशोका माइंस में मजदूरों को हटाने की बात चल रही थी, उनके हक के लिए मेरे पापा भी उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। मजदूरों के साथ खड़े होकर के उनको इंसाफ दिलाया था। राज्यसभा सदस्य संजय झा का जिक्र किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति है उसमें क्या लग रहा है, कैसी भूमिका है उनकी? अभी वर्तमान में माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हमारे मिथिलांचल के विश्वकर्मा पुत्र हैं, यहाँ के विश्वकर्मा हैं, क्योंकि इन्होंने मधुबनी में एक छोटी सी जगह है अररिया, जहाँ इन्होंने मिथिला हाट का जो निर्माण किया, वो मैं बता दूं कि आज विश्व पटल पे ये स्थान जो है स्थापित हो गया है। आज मधुबनी को लोग मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ मिथिला हाट के तौर पे भी जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मिथिला हाट की एक खूबी ये है कि जो हमारे यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है, जब पर्यटक आ रहे हैं तो यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं तो उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज का यहाँ निर्माण कराया, जिसके माध्यम से हमारे मधुबनी जिला के खान पान और संस्कृति से लोग परिचित हो रहे हैं। जब मैं अपना खुद का सफर बताती हूँ, क्योंकि मैं बालिका वधू थी, बिहार में आई और उस समय की स्थिति में देखी, और उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनसे प्रभावित होकर के मैं राजनीति में कदम ली। मतलब राजनीति मेरा कभी उद्देश्य नहीं था, राजनीति मेरा सपना नहीं रहा, लेकिन समझिए कि राजनीति ने मुझे चुन लिया। इस प्रकार से कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई कि मुझे इस रास्ते पे आना पड़ा। और जब माननीय मुख्यमंत्री था, जो मैंने देखा काम करने का तरीका और जिस तरीके से वो खासतौर से बच्चियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि मैं गौरव से कहती हूँ कि मैं एक ऐसे नेता को अपना आइडियल मानती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था जब लागू किया तो उन्होंने हम महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया। तो अब आप बताइए इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है महिलाओं की बेहतरी के लिए। उनके आगे मैं नहीं समझती कि उनसे बड़ा कोई नेता आज हमारे देश में है। आगामी विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा सर? आपको क्या लग रहा है, इस बार भी कोई शक महसूस हो रहा है क्या? आपने कहा राजनीति हमारा शौक नहीं था, लेकिन राजनीति ने हमें चुन लिया। अब ये रास्ते पे जब चल चुकी हैं तो रास्ता आपको मंजिल तक ले जाती है। क्या है आपकी मंजिल? मंजिल वहाँ है जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी जहाँ तक ले जाए, जब जब जो जवाबदेही देंगे, मैं उसका ईमानदारी से पालन करूंगी। यही मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस समय हमारे साथ चैनल पे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं संगीता ठाकुर, जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं। जन्म स्थान की बात करें छत्तीसगढ़ से आती हैं। कर्म स्थान की बात करें तो इनका पैतृक आवास दरभंगा में है। ये बिहार में जिला परिषद समाज सेवी के रूप में रह चुकी है। लगातार भूमिका निभा रही है बिहार। और सबसे खास बात अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 18 ईयर्स नाबालिग कह सकते हैं, उन सबको ये बिहार में एक समाज सेवी के रूप में लगातार अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है। जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 18 ईयर्स नाबालिग कह सकते हैं, उन सबको न्याय दिलाने का लगातार प्रयास कर रही है। 2002 में इन्होंने राजनीति में शुरुआत किया था और जदयू के साथ, तभी समता पार्टी था तो जदयू के साथ इन्होंने अपना राजनीति सफर का शुरुआत हुआ था। तो संगीता ठाकुर हैं, इनके साथ भी हुआ कुछ यूं ही कि एक विद्यालय में अध्यक्ष का चुनाव था और उस समय किसी ने इनका नाम अनाउंस किया, महज फॉर्मेलिटी की, और तब से इनके काम को इस तरह से तवज्जो दिया गया। आपकी यात्रा, प्रारंभिक यात्रा कैसी रही और किस तरीके से अभी कार्य चल रहा है आपका? अगर मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा कहें तो मेरे को तो कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ स्टाइल पे ही कोई कहानी बन जाए।
और फिल्म बन सकती है मेरी स्टोरी पे। जैसे कि मेरे दादाजी का घर, मेरे पापा का घर दरभंगा का बेनीपुर ब्लॉक है, उसमें एक गांव है हाई भुआर। मूलतः मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन पापा की नौकरी थी छत्तीसगढ़ में, तो वहीं मेरी पैदाइश भी वहीं हुई है, वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। और समझिए कि कहीं ना कहीं उस समय मैं एक बहुत शर्मीली लड़की हुआ करती थी, और मेरी जो परवरिश हुई, जो एक आम घरेलू लड़की की परवरिश होती है कि कैसे रहना है, मतलब यही कि कभी ये नहीं सोचा था मैंने कि कभी इस प्रकार से प्लेटफॉर्म मिलेगा। मतलब पढ़ना है और एक दिन शादी हो जानी है और चूल्हा चौका संभालना है। बहुत बड़े सपने नहीं थे उस समय में, बहुत कुछ करने की तमन्ना भी नहीं थी उस समय में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर कोई चाहता है कि हमारा राज्य सशक्त हो, लेकिन क्या वजह है कि बिहार अभी भी आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है? देखिए, जिस तरीके से बिहार में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है 2005 के बाद, जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली, तो एक बीमारू राज्य को एक विकसित राज्य की ओर जिस तरीके से वो ले जा रहे हैं, उन्होंने हर सेक्टर में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो जितना कर सकते थे उन्होंने उससे बढ़कर करने की कोशिश की है। शिक्षा व्यवस्था की यदि आपने बात किया है, लोगों की मांग भी आता है, जैसे प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, बुक को लेकर कई बार बातें आती है, समान शिक्षा प्रणाली को लेकर बात होती है। क्या लगता है, समान शिक्षा प्रणाली से क्या बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है? कि निश्चित तौर पर समान शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को समान शिक्षा मिल सके। जैसी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जा रही है, कॉन्वेंट में पढ़ाई जा रही है, वही शिक्षा एक गरीब बच्चे को भी मिल सके, गरीब परिवार के बच्चे भी उस वैसी शिक्षा हासिल करे। खासतौर से आप देखते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे, गणित इनका इतना स्ट्रांग होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंग्लिश में आकर के वो पिछड़ जाते हैं। तो अगर समान शिक्षा प्रणाली की बात करें, पर समान शिक्षा अगर लागू हो, तो हमारे बच्चे निश्चित तौर पर उस बड़े बड़े कंपटीशन को भी कम्पीट कर पाएंगे, हमारे आम गरीब बच्चे। मैं बिहारी हूँ, इसकी भावना मुझे गौरव के साथ कहना होगा। और जब आप अपने लिए खुद सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जय नहीं करिएगा, आप दूसरा आपकी जय जयकार नहीं करेगा। मेरे बिहार ने पूरे विश्व को एक नई पहचान दी है। ये बड़े बड़े आंदोलन का जनक बिहार रहा है। क्या कहेंगे, वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों जरूरत था, और क्या ये लोग जो पैनिक हो रहे हैं आम जन? देखिए, वोटर लिस्ट रिवीजन है, इसमें पैनिक होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोई नई चीज जब शुरू होती है तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। बस इतना ही है कि कई सारे ऐसे वोटर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम कट जाना चाहिए और नए वोटर्स का नाम उसमें जुड़े। बस यही एक प्रक्रिया है, सामान्य सरल प्रक्रिया है, इसके लिए किसी को पैनिक नहीं होना है, भ्रम नहीं फैलाए। और इसमें मैं तो यही कहूंगी, सबको अपील करूंगी कि आप लोग शांति से इस प्रक्रिया में अपना सहयोग करें। देख रहे हैं ये लोग घर घर जा रहे हैं, काम हो रहा है, तो पैनिक होने वाली बात नहीं है।